चुके हैं हम ब्रेक से वापस और आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात है। मैंने आपको बताया था कि सर्दियों पे तो हम बात करते ही हैं। सर्दियाँ और आपकी खुराक, ये दोनों कितना हैंड इन हैंड जाते हैं। सर्दियों में आपको कितना ख्याल रखना चाहिए अपनी खुराक का, वेदर इट्स गिविंग मॉइस्चर, हाइड्रेशन टू योर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फैट्स या कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं है, ये हम आपको बताएंगे। आप हमें पूरे शो में कॉल्स कर सकती हैं, लेकिन ख़ास तौर पे हमारे काम की बात के सेगमेंट में कॉल कर सकते हैं अगर आप हमारी एक्सपर्ट से कुछ जानना चाहते हैं अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर बॉडी, अबाउट योर स्किन। ख़ास तौर पे सर्दियों के हवाले से बिल्कुल जान सकते हैं। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो ना सिर्फ एक डॉक्टर हैं, कर्नल हैं, लेफ्टिनेंट हैं, इन्होंने मोर देन 28 ईयर्स से इस फील्ड में हैं और इन्होंने क्या क्या एक्चुअली नहीं किया। इन्होंने फोर्सेस में ऑफकोर्स अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको बखूबी सरअंजाम दिया है, लेकिन ये ऑलमोस्ट 10 साल से, मोर देन अ डेकेड, कॉस्मेटोलॉजी से वाबस्ता हैं एंड अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड एस्थेटिक फिजिशियन हैं, सर्जन हैं। डॉक्टर मोसियो पोटो जो कि दुनिया के कहते हैं टॉप 100 एस्थेटिक फिजिशियंस और सर्जन हैं, उनसे इन्होंने 1-on-1 ट्रेनिंग ली है। यानी कि अगर आप एस्थेटिक्स की बात करें, वेदर इट्स बोटॉक्स, इट्स फिलर, वो तो वो करती ही करती हैं, लेकिन शी स्पीक्स अ लॉट अबाउट योर डाइट एंड विंटर्स। तो यानी कि अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए डाइट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम इनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर इशरत अबूज़र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आपने इतनी चीज़ें अकम्प्लिश की हैं जिसमें दोनों डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है। एक तो जो है वो एस्थेटिक फिजिशियन वाला और एक जो है वो यू टॉक अबाउट डाइट ऑल्सो। कितना इंपॉर्टेंट है कि चाहे आप जो मर्जी ट्रीटमेंट करा लें, लेकिन डाइट अगर अच्छी नहीं है तो वुड इट वर्क? इट वोंट, बिकॉज आपका बॉडी जो है, उसका जो सेल है वो अगर हेल्दी है, सो आपकी स्किन, आपके बाल, आपके आपकी पूरी बॉडी, आपकी हेल्थ, आपके जोड़, एवरीथिंग, सब कुछ उस वक्त सही काम करेगा जब आपके अंदर का सेल, जिससे इंसान बना है, एक सेल से बना है, वो सेल अगर सही काम कर रहा है तो आप हेल्थ भी अच्छी है, लॉन्गेटिविटी भी है, आपकी स्किन ग्लो करती है, आपके बाल, आपकी एजिंग इतनी स्पीड से नहीं आती है। वो सब डिपेंड करता है कि आपके इंटरनल सेल के ऊपर, और इंटरनल सेल की हेल्थ डिपेंड करती है आपकी डाइट के ऊपर। बहुत पुराना कहते हैं कि जो आप खाते हैं वही आपको नज़र आता है। बिल्कुल, you are what you eat. So that's the reason कि जो सेल है आपकी बॉडी जिससे बनी होती है, अगर उसकी न्यूट्रिशन ठीक है तो आपकी पूरी बॉडी के सेल्स जो है वो हेल्दी नज़र आएंगे। तो डॉक्टर इशरत, उसकी जो डाइट, अच्छी डाइट की जब हम बात करते हैं तो आप कौन कौन सी चीज़ों का शुमार अच्छी डाइट में करेंगी, ख़ास तौर पे सर्दियों के सीज़न में? मैं फ़ैट का, लोग पागल हो जाएंगे कि डॉक्टर साहब आके फ़ैट कह रही हैं, मोटा करेंगी, बट अनसैचुरेटेड फ़ैट जो होती है, जिसको आप कह रहे हैं कि जो प्लांट से फ़ैट आती है, वो हमारे जिस्म के लिए, हमारे सेल के लिए, इवन हमारी एजिंग को स्लो करने के लिए, इवन वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसमें क्या क्या एडेड होता है? इसमें प्लांट से जितनी फैट आ रही है, लाइक जितने ऑयल्स आपको प्लांट से मिलते हैं, ऑलिव ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, ये सब फैट है ना, लेकिन ये सब प्लांट से आ रहे हैं। तो इनके अंदर जो फैट होती है वो, अब वो एक बायोकेमिस्ट्री आ जाती है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वो फैट होती है जो कि तोड़ने में बहुत देर लगती है, एनर्जी खर्च होती है, ठीक है, और वो डायरेक्ट जाके ब्लड में लेवल नहीं बढ़ाती। सही। और जो सैचुरेटेड फैट है वो टूटने में जल्दी से टूट जाती है जब हम खाते हैं, और एकदम एनर्जी दे देती है, तो इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती और कलेक्ट हो जाती है हमारे जिस्म में फ़ैट के तौर पे। बिल्कुल। सो अनसैचुरेटेड फैट जिसको मैं कह रही हूँ, दिस इज़ अ गुड फैट, जो कि एक राज है लो वेट का। आपका वेट ठीक रहता है, आपकी लॉन्गेटिविटी का, आपकी एंटी एजिंग का सीक्रेट है, ठीक है। और दूसरा, नॉट ओनली दस के विंटर की डिजीज़ेस, ऑल डिजीज़ेस, बिकॉज सेल हेल्दी है। अगेन आई सेड कि सेल हेल्दी है, और सेल की जो मैं फैट क्यों कह रही हूँ कि जो सेल है हमारी बॉडी का, उसकी जो आउटर लेयर होती है सेल की, वो लिपिड से, फैट से बनी होती है। अगर हम फैट खाना छोड़ देंगे तो सेल बीमार हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए डिपेंड करता है कि लोगों को ये पता नहीं, तो फैट नहीं खानी,
फैट, बुरी फैट नहीं खानी जो बाज़ार में इस तरह से ऑयल्स आ रहे हैं या आपके तले हुई चीज़ें हैं जिस किस्म के ऑयल्स में एनिमल्स की जो फैट है, क्रीम है, बेकरी आइटम्स है, वो नहीं लेने, लेकिन गुड फैट तो मत छोड़े ना। एब्सोल्युटली, थैंक यू डॉक्टर। जो आपने बताया है ना, अच्छा वाला फैट, बुरा वाला फैट, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम सिर्फ ये बात करते हैं हेल्दी फैट्स और अगर हम फॉर इंस्टेंस सोर्सेज नहीं बताते तो आज ही बेकरी जाने के सबको बहाने मिल जाते कि ओ डॉक्टर अर्शद ने कहा था कि फैट तो अच्छा है। सो जैसे कि आपने अपनी बड़ी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि कौन सा वाला फैट सेहत के लिए अच्छा है। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कहेंगी जिनका हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं विदाउट इवन नोइंग कि वो हमें एजिंग की तरफ लेके जाती हैं या फिर डिटेरियोरेशन की तरफ लेके जाती हैं? सबसे पहले आती है शुगर या कार्बोहाइड्रेट, नाश्ता, ये हमें एजिंग की तरफ लेके जाती है, डिजीज़ की तरफ लेके जाती है। जिसे इसमें जैसे एज है, हम तो एक हमारा एक वो है कि जैसे जो एक्सेलरेटेड जो ग्लाइकोसाइड्स हैं, मतलब आपके जो ग्लूकोज है, एक्सेलरेटेड ग्लूकोज एंड प्रोडक्ट कहते हैं। तो एज से आप याद रखें कि जहाँ ग्लूकोज आ रहा है, एक्सेलरेटेड हो रही है, तो वहाँ आपकी एज एक्सेलरेट होती है। सो ग्लूकोज का या आपकी कार्बोहाइड्रेट का, नाश्ता का ज़्यादा इस्तेमाल इवन एक बहुत लिमिटेड होना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपकी बॉडी में डिजीज़ शुरू हो जाएगी, फैट की कम्युलेशन शुरू हो जाएगी, आपको एजिंग बहुत जल्दी आएगी, सेल ब्रेक होगा ना, तो लेग्जिटी, रिंकलिंग, डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर फॉल, बिकॉज जैसे ही सेल के ऊपर आप बर्डन ज़्यादा डालेंगी कार्बोहाइड्रेट का, नाश्ता जो है उसका, या आपके जो फैट है, बुरी वाली फैट, बेकरी आइटम्स एंड आर्टिफिशियल जो वो है, वो फैट का अगर आपके सेल के ऊपर बर्डन आ गया, सेल ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा, तो एजिंग जल्दी आ जाएगी। बहुत ही आसानी से आपने इसको इस तरह डिस्क्राइब किया कि सब लोग समझ पाएंगे। रिफाइंड शुगर, वाइट शुगर पे हम और बात करेंगे। अनिका हमारे साथ मौजूद है कराची से, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अनिका, कैसी हैं और क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर इशरत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये चीनी आप खाती हैं वैसे, वाइट शुगर? मैं खाती हूँ क्योंकि मुझे मेरा वेट बहुत कम है, मुझे इसी के बारे में पूछना था। मेरा वेट बढ़ता ही नहीं है, कमजोर की रह गई हूँ। इनको प्लीज अपना वेट बताइएगा, हाइट बताइएगा, एज बताइएगा। मेरी एज है 25, मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी हाइट मुझे आइडिया नहीं है। मेरा वेट 54, 55 से ज्यादा नहीं होता, बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। और मुझे ग्लूटेन एलर्जी है। ओके डॉक्टर साहब, कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? आपने कभी अपने कोई टेस्ट कराए हैं? जी, मैंने अपने ग्लूटेन टेस्ट कराती रहती हूँ। ग्लूटेन के नहीं, ग्लूटेन लेती हूँ, मैं छोड़ नहीं सकती डॉक्टर, क्योंकि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है तो छोड़ नहीं सकती, और कोई चीज अवेलेबल नहीं है ना पाकिस्तान में स्पेशली। ठीक है, अभी डॉक्टर इशरत आपको कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, सुनते रहिएगा आप। जी डॉक्टर साहिबा, क्या क्या इनको टेस्ट करवाने चाहिए? एक तो बेसिक टेस्ट होते हैं जो हर इंसान को कराने चाहिए 6 मंथली। हम उस वक्त कराते हैं जब हम बीमार होते हैं। बिल्कुल, बीमार ना भी हो, हम तो फौजी लोग तो हम लोग तो हर 6 मंथली कराते हैं कि बॉडी किस तरफ जा रही है पता हो आपकी फ़िटनेस के लिए। तो वो टेस्ट हैं बेसिक, जिसमें ब्लड सीपी है, ये सार है, आपका थायराइड प्रोफाइल है, आपका लिपिड प्रोफाइल है, आपकी HB अल्फा-1C है, आपका लिवर और किडनी का टेस्ट है। ये बेसिक टेस्ट हैं जो हर इंसान को कराने चाहिए। अगर आपने ये सारे करवाए हुए हैं तो डेफिनेटली आई नीड योर रिपोर्ट्स। दूसरा जो आपकी उससे लग रहा है, मुझे आई फील लाइक यू आर अ वेरी सेंसिटिव पर्सन एंड आप स्ट्रेस में रहती हैं, एंड दैट यू मस्ट बी नोइंग। नेक्स्ट अगर कॉल होती है तो आप बताइएगा। आप एक सेंसिटिव पर्सन हैं और आप स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं, ठीक है? स्ट्रेस जब ज़्यादा लेते हैं तो हमारे बॉडी के कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलर्ट रहते हैं हर वक्त, एंड दैट कॉजेज़ मोर डैमेज टू द सेल्स, ठीक है? जब डैमेज होगा तो डेफिनेटली वेट क्या गेन होगा, डिजीज़ आएंगी। सो ये बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा, आपकी डाइट में अगर आप खाना खा रही हैं नॉर्मल, तो डेफिनेटली अगर आपका वेट बहुत कम है तो आपको ज़रा पर्टिकुलर चीज़ें लेनी होंगी। आपको ड्राई फ्रूट, किशमिश जो होती है वो, आपको ये जो इंजीर होती है ये, आपका वो जो एक तलबीना जो कि एक तिब्ब नबवी में आता है, वो बना के दिन में 3-4 दफ़ा वो लें, और बाज़ार की चीज़ें अवॉइड करें। जितना हो सके ताज़ा फ्रूट, ताज़ा सब्ज़ियाँ, जो असली घी है, असली मक्खन है, वो हो सकता है। पोटैटो, आलू बहुत अच्छा, लेकिन फ्राई मत कीजिए। आलू को बॉइल ले लें या सालन में जिस तरह पक जाते हैं वो लीजिए। सो इनसे आपका वेट अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगेन आई वुड से कि बीइंग अ डॉक्टर, कि मुझे आपकी जो टेस्ट हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
कि क्या रीज़न है, कहाँ कोई हार्मोन कोई एंजाइम गड़बड़ है जो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो गया है या सेल डैमेज हो रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी खाने का जो मैंने चीज़ें बताई हैं इनको फॉलो कीजिए और बाज़ार की चीज़ें मत लीजिए और रिलैक्स कीजिए, बिकॉज स्ट्रेस नो डाउट आप कोई भी स्ट्रेस के बगैर नहीं है, लेकिन एक लिमिट है, एक इंसान का सेल, इंसान की बॉडी एक लिमिट तक बर्दाश्त कर सकती है स्ट्रेस को, उसके बाद जो है फिर डैमेज शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कुछ काम हमारे ज़िम्मे रखे हैं, बाकी खुद संभाल लिए हैं। तो सारे काम अल्लाह वाले खुद ना संभालें, अल्लाह से दुआ करें और रिलैक्स रहने की कोशिश करें। वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा इशू होता है कि अक्सर जब हमें ऐसा फील होता है ना कि हमारी एनर्जी लो है, एक तो होता है कि चलें वेट कम है, एक होता है एनर्जी लो है। अब जितने भी हम किसी भी बात करें सब कहते हैं कि आप विटामिन डी के या तो इंजेक्शन लगवाने शुरू कर दें या कैप्सूल्स ले लें, विदाउट इवन नोइंग कि विटामिन डी की कमी है भी या नहीं, अज्यूम करते हैं जिंक की कमी फॉर दैट मैटर। तो आप क्या कहेंगी कि टेस्ट करवाना सबसे पहले कितना ज़रूरी है? एग्जैक्टली आयशा, मैंने इसीलिए सबसे पहले कहा कि उनकी सुन के कि ये ले लें, ये ऐसे नहीं कहा, बिकॉज जिस प्रोफेशन से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, जो अपीयरेंस है एक तो वो नज़र भी नहीं आ रहा उनका मुझे, उनकी सिर्फ बात सुनने से मुझे लगा कि शी इज़ सेंसिटिव पर्सन, ठीक है। देखने से बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर को पता चल जाती हैं और देखने के बाद फिर आप कुछ टेस्ट कराते हो कि इंटरनली जो नज़र नहीं आ रहा वो भी हमें नज़र आए, फिर हम डिज़ीज़ तक या उसके इलाज तक पहुँचते हैं। अगर हम आते हैं कि ये ले लें, ये ले लें, आई डोंट नो, जब आपने चेक ही नहीं किया तो आप कैसे कह सकते हैं? तो टेस्ट की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनकी बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है आपकी मेडिकल हेल्थ या आपकी कॉस्मेटिक हेल्थ में, ठीक है। जब सारी पेशेंट की हिस्ट्री पूरी ले ले अच्छी तरह, पूरा डाइट स्टाइल, उसका लाइफ स्टाइल, उसके स्ट्रेसेस क्या हैं। डॉक्टर आजकल थोड़ा टाइम कम देते हैं पेशेंट को, एंड दैट्स आई ऑल्सो एडमिट, लेकिन मैं अपनी क्लिनिक पे 1 घंटे से ज़्यादा टाइम देती हूँ। पहला कंसल्टेशन पे मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं करती, सिर्फ पेशेंट को सुनती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 5 मिनट में पेशेंट अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। और वो 1 घंटा जब वो बात करती हैं तो उसके बातों से पता चलता है मेल या फीमेल के कहाँ प्रॉब्लम्स है, किस तरह बात कर रहा है, क्या बॉडी मूवमेंट है, फिर उसका चेहरा सर से पाँव तक आपकी हेल्थ बताता है, फिर जो हिस्ट्री बताती है तो पता चलता है कि ये प्रॉब्लम इसको कब से शुरू हुआ, ये प्रॉब्लम शुरू हो गया, जोड़ों में दर्द है, सर में दर्द है, ये भाई है, लेकिन कब से शुरू हुआ, तो वो पीछे एक इंसिडेंट होता है पूरा, ठीक है। वो इंसिडेंट सुनना, उसके बाद कि फिर क्या प्रॉब्लम है, देन हम वी रीच टू दी प्लेस कि हमें पेशेंट को क्या तकलीफ़ है और कैसे ट्रीट करना है। तो ये 5 मिनट वाली डॉक्टरी जो है ना, इसमें ना पेशेंट ठीक होता है मेरा ख्याल से और ना डॉक्टर सेटिस्फाई होता है। सो पेशेंट को टाइम दीजिए और डॉक्टर को अच्छा डॉक्टर सेलेक्ट करके उसको सारी बात बताएं, बिकॉज एक तो ये कि डॉक्टर हमारी एक कसम होती है जब हम मेडिकल इथिक्स कहते हैं कि पेशेंट चाहे माँ है, बेटी है, बाप है, बेटा है, हम जो जिसको देखते हैं उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी हमारे मेडिकल इथिक्स में आती है। अगर हम उसको ब्रेक कर दें तो ये एक लॉफुली एक क्राइम है। बिल्कुल। सो पेशेंट जो आके हमसे कह रहा है वो हमारे सीनों में दफन है। सो पेशेंट को अलहदा से बुलाएं, उसकी सारी बात सुने और फिर असेस करके प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर मैनेजमेंट करें। जल्दी ना करें, कंपनी की दवाइयाँ ना बेचें और पेशेंट को इंसान समझें और उसका पूरा ट्रीटमेंट करें। इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ये बड़ा ज़रूरी है कि जब हम कभी किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी जाते हैं, डाइटिशियन के पास भी जाते हैं, हम कहते हैं कि एक कहावत है कि कभी भी ना आप अपने डॉक्टर से झूठ ना बोलें और लॉयर से झूठ ना बोलें, इसमें नुकसान उनका नहीं होता, आपका ही होता है। एनीवे, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। बशारत हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना चाहूंगा, मेरा विटामिन डी 20 है, तो विटामिन डी कितना होना चाहिए इंसान के अंदर? उम्र मेरी 65 साल है। ठीक है, ठीक है, दैट्स इट, यही सवाल है। 20 विटामिन डी है मेरा, तो कितना होना चाहिए अंदाजन? ठीक है, अभी बता देती हैं डॉक्टर अर्शद, अभी बता देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी, विटामिन बी, अगर इनका विटामिन डी 3 जो है अगर 20 है तो ये लो है, ठीक है, ठीक है। 50 तक, 40-50 तक एवरेज होता है, गुड जो है 670 तक होना चाहिए, तो 20 है तो लो में है। तो सिर्फ जोड़ों में हम समझते हैं विटामिन डी जोड़ों में काम करता है। विटामिन डी आपके हर सेल में काम करता है। बाल लॉस हो, आपके हेयर लॉस है तब भी विटामिन डी का प्रॉब्लम होता है, स्किन में है तब भी है, जोड़ों में है तब भी है, ब्लड प्रेशर में, आपके डायबिटीज़ में, आपकी हार्ट डिजीज़ में, तो सब में विटामिन डी का बहुत हाथ होता है। और विटामिन डी हमारे यहाँ एक तो वजह ये है मोस्टली कम है लोगों के, मैंने देखा पेशेंट्स आते हैं 90% लोगों में कम होता है।
एक तो वही कि डाइट स्टाइल आपका बड़ा बुरा है। आप समझते हैं कि ये बादाम, पिस्ता, अखरोट ये तो मोटा कर देंगे और इसमें फ़ैट होती है, और बाज़ार की जितनी तली हुई और ये जो बर्गर्स और ये सारे जंक फूड हैं वो खा लो, वो ठीक है। तो और दूसरा आटा, हम समझते हैं कि आटा जो है वो मोटा करता है। एक्चुअली वाइट आटा जो है वो गलत है। जो ब्राउन आटा है उसके अंदर जो ऊपर की एक लेयर होती है उसमें तो विटामिन ई बहुत होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत होता है, सेल की रिपेयर के लिए बहुत काम आता है। सो इसलिए अपनी डाइट को जितना हो सके प्लांट्स की डाइट रखिए, एनिमल डाइट और जंक और बाज़ार डाइट को अवॉइड कीजिए। जो ऑयल भी है मैंने पहले बताया वो भी आप अपने ये जो बादाम का तेल है, सरसों का तेल है, ऑलिव ऑयल है, इनको इस्तेमाल कीजिए। तो इनमें विटामिन डी जब आप लेंगे तो उससे फिर धूप से विटामिन डी बनेगा। लोग हमारे यहाँ के हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन ख़राब हो जाएगा, हम धूप में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने बहुत क्रीमें लगाई हैं फेस पे जिसमें कि बहुत पीलिंग हुई है, स्टेरॉइड है, फिर जब आप धूप में जाएंगे तो कलर ख़राब होगा। सारी उम्र मैं फ़ौज में रही हूँ और बाहर ही रहे हैं, धूप में ही रहे हैं, पहाड़ों में, जंगलों में, कोई हमें अंदर नहीं मिलता था जगह, तो फिर तो हमें तो बहुत बुरा हाल हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं। और अब भी आई लाइक सनलाइट। सुबह सुबह फजर के बाद की जो सनलाइट होती है वो बेहतरीन है। आपके जरासीम को, आपके इर्द गिर्द खिड़कियाँ खोलें, आपके घर के जरासीम को ख़त्म करती है। आपकी बॉडी में जहाँ प्रॉब्लम है वो एरिया एक्सपोज कीजिए सनलाइट में, उसको आपको वो रिपेयर करेगी। सो सुबह की अर्ली मॉर्निंग की धूप बहुत अच्छी है। आपकी डाइट के अंदर जो मैंने बताया कि जितनी ऑर्गेनिक ओरिजिनल चीज़ें हैं वो लीजिए। स्ट्रेस भी बहुत बड़ी वजह है हमारी बॉडी के डैमेज की, डिजीज़ की। तो कोशिश कीजिए कि जब आपका अल्लाह पे बिलीफ होता है तो आपको पता है कि जी कुछ चीज़ें अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है लेकिन सब कुछ का नहीं है। सो फ्यूचर का बार बार सोच के कि जी अच्छा ये ना हो जाए, मेरे बच्चे को ये ना हो जाए, फ्यूचर में ये नहीं मिलेगा। ज़िंदगी के फ्यूचर का तो आपको नहीं पता कि अब आज हम हैं कल नहीं है। तो यकीन रखें जिसने आपको बनाया है, पैदा किया है, जो आपको रिस्क दे रहा है, उसने आपके फ्यूचर का भी सब कुछ संभाल के रखा हुआ है। थोड़ा टेंशन लीजिए जितना ज़रूरी है, बेवजह का टेंशन भी मत लें, उससे भी बहुत स्किन डैमेज होती है, बॉडी डैमेज होती है। सो दिस इज़ द थिंग, हाउ टू लिव हेल्दी। डॉक्टर साहब आप टेंशन की बात करिए, हमारे साथ एक ऐसी जगह से कॉल है जब हम वहाँ जाते हैं तो हमारी टेंशन तो ख़त्म हो जाती है। गिलगित से हमारे साथ कॉलर मौजूद है वकार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाजी, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। वकार साहब क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर से? डॉक्टर साहब को सबसे पहले दुआ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी एक आर्मी के इदारे में मुंसलिक हूँ और ये लेफ्टिनेंट कर्नल है हमारे। आपकी आवाज़, एक मिनट, आपकी आवाज़ ना ज़रा अगर हमारी टीम ऊंची कर सके, हमें सही से सुनाई नहीं दे रहा। अब कहिए। जी जी, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कुछ सिग्नल इश्यूज हो सकते हैं। अब आ गए, अब आ गए। जी जी, तो मैं भी इधर ना गिलगित में मतलब के आर्मी रिलेटिव ही हूँ और ये लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हमारी बैठी हैं, बड़ी खुशी हुई है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दूसरी बात ये कि जी मेरा बेटा है, उसकी एज जो है वो इस वक्त हो चली है 19 साल। ठीक है। तो उसका प्रॉब्लम ये चल रहा है कि जनाब जब वो पैदा हुआ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद 1.5 साल के अंदर ही एक ऐसा बुखार आया जिसकी वजह से ना उसके जो सेल हैं दिमाग वाले वो जरा कमजोर होने लग गए, जिसकी वजह से मतलब वो चल फिर भी नहीं सकता था। फिर अंडर ट्रीटमेंट हुआ। तो अब प्रॉब्लम ये आ रहा है, तकरीबन 8 दफा ऐसा हो गया है कि बैठे बैठे स्टिल हो जाना और उसके बाद हाथ पांव का मुड़ जाना। और फिर डॉक्टर साहब से पता किया, उन्होंने कहा कि जनाब ये मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। ठीक है, सही है। तो इस सिलसिले में कोई रहनुमाई फरमा दें, कोई उसका इलाज, कोई अच्छा बेहतरीन मतलब के इलाज या कोई ऐसी डाइट जिसकी वजह से वो जरा हेल्दी भी हो जाए और इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिर्गी का डाइट का कोई कनेक्शन आपस में है या नहीं, डॉक्टर इर्शिद से हम ज़रूर जानना चाहेंगे सर्दियों के बारे में, सर्दियों से रिलेटेड डाइट के मुतालिक। लेकिन थोड़ा सा एक ऑफ टॉपिक क्वेश्चन आ गया था, लेकिन हम उसको ज़रूर आंसर करना चाहेंगे। उसके बाद चलेंगे हमारे टॉपिक की तरफ दोबारा। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, कोई भी सवाल अगर करना चाहते हों सर्दियों से मुतालिक, सर्दियों की खुराक से मुतालिक या किसी बीमारी से मुतालिक, तो आप बिल्कुल हमें कर सकते हैं। वकार साहब ने सवाल किया था कि इनका जो 19 साल का बेटा है वो एपिलेप्सी का शिकार है। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? एपिलेप्सी जिसे उर्दू में मिर्गी कहते हैं, ठीक है। मोस्टली ये जेनेटिकली होती है, विरासत में सेल की कोई जीन्स डैमेज हो उसके बाद होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ऐसा हो। किसी दफ़ा फैमिली में पहला कोई एक
जो इंडिविजुअल है वो भी ऐसे हो सकता है। एंड द रीज़न इसके जो हैं, देयर आर बहुत सारे मेडिकल रीजंस हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर के अंदर जो है, जब प्रेगनेंसी थी तो क्या चेंजेस चल रही थी, चेकअप हुआ कि नहीं हुआ, बच्चे को सांस पूरा, उसके ब्रेन की डेवलपमेंट कैसे हो रही थी, जब डिलीवरी हुई तो उस वक्त फेज़ क्या थी, कितनी देर मदर ये उसमें वो रहा, और सांस कंप्लीट आ रहा था नहीं आ रहा था, आफ्टर डिलीवरी कहीं कोई चोट तो बच्चे को नहीं लगी या फ़ौरन ऑक्सीजन मिली, कि सो इस लंबी लिस्ट है कि जिसमें हम मिर्गी की वजूहात हैं। लेकिन हम आते हैं कि अब क्योंकि हो गया है तो क्या कर सकते हैं। देखिए, एक तो ये कि मिर्गी के अब बहुत बहुत अच्छे इलाज आ रहे हैं, पहले नहीं थे। बहुत अच्छी मेडिसिन आ रही हैं, एपीवॉल हैं, देर आर वेरी गुड, जो सेफ़ भी हैं और बहुत अच्छी है, बहुत 80-90% तक आपको अच्छी लाइफस्टाइल में रखती है एपिलेप्सी वाले पेशेंट को। तो अच्छे डॉक्टर को दिखाइए जो एपिलेप्सी के स्पेशलिस्ट हैं उनको, और लेटेस्ट जो आपकी मेडिसिन मिल रही हैं वो इस्तेमाल कीजिए। दूसरा ये कि अब क्योंकि उसको डेवलप हो चुका है तो आप ख्याल ये कीजिए कि बच्चे को किसी मशीन, कोई इलेक्ट्रिसिटी या कहीं आग या उसके पास जो है, जब वो अकेला ना हो, या तो कोई इसके साथ हो, या अवॉइड करें ऐसी चीज़ जो हो, क्योंकि ये कभी फिट बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी पड़ेगा तो आप बच्चा जो है वो, या एपिलेप्सी का बंदा उस वक्त गिर के आग में जल सकता है, बिजली में आ सकता है, गाड़ी चलाते हुए ड्राइविंग में थोड़ा सा भी झटका लगे तो वो शायद पता नहीं चलता देखने वाले को, लेकिन 1-2 मिनट के लिए इम्बैलेंस होता है तो आप एक्सीडेंट कर सकते हो। सो एक तो मशीनरी, गैजेटरी, आग, इन चीज़ों से अपने उस बच्चे को ज़रा दूर रखें या थोड़ा सा अटेंडेंट रखें, किसी साथ को अटेंडेंट रखें। दूसरा, डाइट की बात आती है तो जो ग़िज़ा देखें, जो ग़िज़ा अल्लाह ताला ने इंसान को बनाते हुए ही सारे इंजीर है, चाहे आपकी ये जो है ज़बूर है, आपकी बाइबल है, कुरान है, सब में अल्लाह ताला ने वही ग़िज़ा बताई है जिसको अल्लाह ताला इंसान के लिए बेहतरीन समझते हैं। और अब भी साइंस की रिसर्च ये प्रूफ करती है कि जो ग़िज़ा प्लांट से आई है, जिनका कुरान में और आसमानी किताबों में ज़िक्र है, वही बेनिफिशियल है, उन्हीं से दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। जैतून का सबसे नंबर 1 है, ठीक है। इवन अभी कोरोना में जैतून से लेके उन्होंने बहुत सारी इनके पत्तों से दवाइयाँ बनाने की कोशिश की थी, और अब भी हम कहते हैं फ़ैट, अच्छी फ़ैट जैतून बहुत अच्छा है। तो ये इंसान तो भी रिसर्च कर रहा है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि जिस खाने की चीज़ की अल्लाह ताला ने कसम खाई हो, वत्तीन व जैतून, इंजीर की और जैतून की अल्लाह ताला ने कसम खाई है, जिसने इंसान को बनाया है, तो उसके फ़वाइद आप पढ़ेंगे तो बेतहाशा हैं, और अभी तो और एक्सप्लोर हो रहे हैं साइंस में। तो आई मस्ट से, जिसकी अल्लाह कसम खा रहे हैं, मैं भी वही कहूँगी कि आप ऑलिव ऑयल, बच्चे को प्योर ऑलिव ऑयल, ये जो डब्बों में पड़ा हुआ है वो नहीं, प्योर ऑलिव ऑयल जो हमारे ये नॉर्दर्न एरिया में अब हो रहा है बहुत, या टर्की में या स्पेन में बहुत है, प्योर ऑलिव ऑयल लेके बच्चे की डाइट उससे बनाएं, बच्चे को प्योर ऑलिव ऑयल सैलड में या किसी भी चीज़ में ऑलिव ऑयल बहुत दें, ठीक है। और उसके बाद आप जो इंजीर है, इंजीर का क्योंकि बहुत ज़िक्र है और बहुत फ़ायदे हैं, तो अपने बच्चे की डाइट में जो सुबह पोरेज बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, उसमें इंजीर डालें, अपने बच्चे को इंजीर डुबो के उसके पानी जो है वो सुबह उठ के वो पिया करें, और बाकी जितनी हेल्दी डाइट का मैंने पहले ज़िक्र किया वो ज़रूर करें। और दूसरा, ये कोई बहुत बड़ा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इवन मेरी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एपिलेप्सी है और वो बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बट इसको कंट्रोल करना होता है कि आप इसको कंट्रोल रख सकते हैं थ्रू मेडिसिन, उसको रेगुलर कीजिए। और दूसरा ये कि स्ट्रेस उस बच्चे को कम से कम हो, बिकॉज ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं, स्लीप पूरी नहीं हुई है, कोई स्ट्रेस आ गया है तो उसमें ये स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ये सब कुछ आप ख्याल करेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग इतनी अच्छी लाइफस्टाइल होता है, पता भी नहीं चलता किसी को। एंड आई होप कि आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें इसके साथ। और इसके साथ साथ आयशा भी हमारे साथ मौजूद कराची से, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देख रही हूँ, बहुत अच्छा। आयशा, आपको आवाज़ आ रही है? जी, बहुत क्लियर आ रही है। जी, क्या कहना चाहेंगी, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर अर्शद से? जी, बहुत मुझे ये पूछना है, विटामिन डी कहते रही हैं, विटामिन डी मैंने 2 साल पहले चेक कराया था, मेरा 14 आया था, लेकिन अब हमारे यहाँ आपको पता है इतनी महंगाई हो गई है, अब टेस्ट हम बार बार नहीं करवा सकते, हड्डियों में दर्द होता है, अब हम या तो इंजेक्शन ड्रॉप पी लेते हैं, ये टैबलेट, डॉक्टर्स भी यही करते हैं अब तो मेजॉरिटी, कि बस अभी इंजेक्शन पी लें। तो आप हमें बताएं हम टेस्ट कहाँ से करवाएं, एक तो वैसे भी महंगे,
ठीक है, अगर करवाना भी चाहते ठीक हैं। है, अभी आपको बता देती हैं डॉक्टर इशरत। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इनका एक्चुअली जो सवाल है ना डॉक्टर इशरत, वो बहुत सारे लोगों का सवाल है। ये कह रही है इन्होंने पहले करवाया था, 14 आया था, विच मीन्स के कम लो है, बट अब वो टेस्ट भी करवाने चाहते हैं, तो आई थिंक इट्स अ प्राइसी टेस्ट। कोई ऐसी जगह है? देखिए प्राइस अगर आप प्राइवेट से कराएंगे तो वो होगा। अगर आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से कराएं, डाउ से करा लें, आप जिन्ना से करा लें, क्यों नहीं वहाँ से कराते? बिल्कुल। और मैंने कई दफ़ा खुद भी कराए हैं। सो इट्स वेरी रिलायबल टेस्ट। सो आप जो है वो उधर से कराएं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से कराएं, और महंगा भी नहीं पड़ेगा। रिलायबल टेस्ट है, ऐसी बात नहीं है, रिलायबल टेस्ट है। ठीक है। सो वहाँ से कराइए। और दूसरा, जब आपको लग रहा है कि जी 1 साल पहले या 6 महीने पहले करवाया है, लो है, तो डेफिनेटली अगर आप कहेंगे सिर्फ मैं इंजेक्शन ले लूँ, ऐसा मत कीजिए, कंटिन्यूस कीजिए। हम 4 इंजेक्शन लेके बंद कर देते हैं। इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। टैबलेट्स आती हैं बहुत सिंपल सी, जो कि इवन पानी में हम डालते हैं, जैसे विटामिन सी की CAC, इस तरह की भी आ रही है, जिसमें विटामिन D3 भी बहुत सिंपल सी हैं, जिसमें और विटामिन भी हैं। वो टैबलेट आप डेली लीजिए। उसके अलावा अपने डाइट में, जो मैंने पहले सारी डाइट का जिक्र किया है, प्लांट्स की डाइट, ये सारी ज़रूर लीजिए। सनलाइट में, सुबह फजर के बाद की सनलाइट में आधा घंटा 1 घंटा वॉक कीजिए। अपने एक्सपोज एरियाज़ जो हैं स्किन को ज़रा उसमें शो करके, या कहीं छत में बैठी हुई हैं तो ऊपर से ज़रा कपड़ा हटा के आस्तीनों पे, इस पे, कमर पे, इन पे धूप लगवाइए। सुबह की पहली धूप बहुत अच्छी होती है विटामिन D के लिए। सो वो कंप्लीट ख़त्म हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। और लेकिन ये कि फिर आप छोड़ दें, डाइट भी छोड़ दें वो वाली, ये जो अच्छी डाइट है ये आपको लेनी है, यही लेनी है हमें। अच्छी धूप है, हमें लेनी है, रुकना नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल है। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम इतने खुशनसीब हैं इस मुल्क में रहते हुए जहाँ पे सनलाइट है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सन निकलेगा तो हम विटामिन D लेंगे, या और आई नो हमारे बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, डिफरेंट कंसर्न्स होते हैं कि हमें सनलाइट नहीं लेनी, लेकिन ओजोन लेयर हमारे मुल्क की अगर हम बात करें तो कोई इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं है हमारी सेहत के लिए। एशियन स्किन है हमारी, हमें तो कैंसर होने के भी चांस बहुत कम है। सो प्लीज़ ये जो हमें नेमत मिली हुई है, बिल्कुल मुफ्त में मिली हुई है, इसका फ़ायदा उठाएं। जो टाइमिंग्स बताए हैं डॉक्टर इशरत ने, उसके अकॉर्डिंगली कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं बहावलपुर से, क्या कहना चाहेंगे सर? जी मैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी फौरन म्यूट कर दें प्लीज, ताकि हमें आपकी आवाज आ जाए। अब टीवी म्यूट करते ही अपना सवाल बताइए। जी मेरी उम्र 60 साल है और मैं अरसा 15 साल से कॉन्स्टिपेशन का शिकार हूँ। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, ठीक है। और यूरिक एसिड मुसलसल बढ़ा हुआ है। ठीक है। और मेरा वेट जो है वो 67 से जो है पहले था, और तकरीबन अब 60 जो है वो 2 है। ठीक है। 5 kg जो है वो कम हुआ है। ठीक है। और मैं अक्सर फाइबर का इस्तेमाल भी करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा जैतून का इस्तेमाल करता हूँ, इंजीर का करता हूँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीता, फास्ट फूड वगैरह नहीं खाता, मैदे की बनी हुई चीजें, बेकरी आइटम नहीं खाता। तो बहुत यानी कि एहतियात से जो है जिंदगी बसर करता हूँ, लेकिन मुझे कॉन्स्टिपेशन है और रात को नींद नहीं आती। और मेरे मकद में, रेक्टम में मुझे बैठने से तकलीफ होती है। हो सकता है वही कॉन्स्टिपेशन की वजह हो। फिर उसकी वजह से प्रोस्टेट पे दबाव पड़ता है तो उसमें तकलीफ होती है। फिर दुमची की जो हड्डी है वो भी मुतासिर होती है। अब तशखीस नहीं हो रही कि प्रोस्टेट की वजह से रेक्टम में स्वेलिंग है, या स्वेलिंग की वजह से, रेक्टम की वजह से प्रोस्टेट पे दबाव पड़ता है, उसकी वजह से पेन है। और ये दूसरा मेरा यूरिक एसिड प्रॉब्लम जो है ये रहता है, मेडिसिन से और एहतियाती तदबीर से अप डाउन होता रहता है। ठीक है। इसके लिए मैं परेशान हूँ, रात को नींद नहीं आती। सिर्फ ये है कि मैं अच्छा सॉरी आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके जो इश्यूज हैं, कॉन्स्टिपेशन, यूरिक एसिड, रात को नींद ना आ रहा है, इन तीनों का आप क्या बताएं? इनके प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे हैं। 62 इयर्स के हैं और इनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, नींद नहीं आ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। ठीक है। सो इनकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि ये एनिमल डाइट ज़्यादा लेते हैं, गोश्त की तरफ। अब नहीं अगर छोड़ दिया होगा, लेकिन पहले ज़िंदगी में इन्होंने गोश्त, चिकन, मटन ये काफ़ी खाया होगा। हाँ, ये मीट, जितना मीट, ऑल टाइप ऑफ मीट इन्होंने लिया हुआ है।
सो अगर लिया है पहले तो हो गया, लेकिन अब छोड़ दीजिए, बिल्कुल एनिमल प्रोडक्ट फ़िलहाल छोड़ दीजिए आप, ठीक है। और जितनी हो सके सब्जियां, वेजिटेबल्स, ताज़ा फ्रूट जो है वो आपने खाने हैं। नींद के लिए बेहतर ये है कि आप रात सोने से पहले एक केला ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डालें और कुछ बादाम पिस्ता वगैरह डाल के हल्का सा उसको पका लें। वो आपने 1 कप पीना है। इसमें ट्रिप्टोफेन होता है जो कि मेलाटोनिन बनाता है और नींद आती है, ठीक है। सो वो सूदिंग भी बहुत होता है, ये लीजिए। और रात का खाना बहुत हल्का और 7-8 बजे तक खा लिया करें। और सोने से पहले आधा कप ये जो मैंने आपको बताया रेसिपी, ये बना के लें तो इससे आपका नींद अच्छी आएगी, ठीक है। और अगर इसी में आप मिक्सचर में वो जो तुखम बलंगा होती हैं वो डाल देंगे तो कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव हो जाएगी, नींद भी बहुत अच्छी आएगी। दूसरा ये कि यूरिक एसिड, मैंने बताया आप पीछे कहीं बहुत एनिमल डाइट लेते रहे हैं, गोश्त और ये चीज़ें अब नहीं लेनी। और यूरिक एसिड जो है उसकी टैबलेट्स ले लें। लेकिन अगर आप वेजिटेबल्स पे आ जाते हैं, सब्जियों पे आ जाते हैं, ताज़ा फ्रूट पे आते हैं, इवन अनार जब इस वक्त मौसम में आ रहा है, उसका जो वाइट एरिया होता है, अनार के साथ एक वाइट सा लगा होता है, झिल्ली सी, अनार को खाली मत खाएं, उस झिल्ली के साथ वो काट के वो ज़्यादा खाना है। ऑलिव जो है, ऑलिव का ऑयल और ऑलिव डायरेक्टली वो लीजिए, ठीक है। और जितने भी मैंने कहा ना बाजार की चीज़ें आप खा भी नहीं, गोश्त को अवॉइड करें, सब्जियां और ताज़ा फ्रूट ज़्यादा लें, नट्स ज़्यादा लें, ठीक है। तो इससे आपका यूरिक एसिड भी लो होगा, आपकी नींद भी अच्छी आएगी, कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगी। और वॉक ज़रूरी है, चाहे आप 62 के हों, 82 के हों, आपको वॉक करनी है। आधा पौना घंटा सिंपल वॉक करनी है, किसी भी वक्त सिलेक्ट कर लें और वॉक कीजिए। जिस्म पूरा मूव करेगा, न्यूट्रिशन पहुंचेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, जो सेल डैमेज हो रहे होते हैं एज के साथ, डिजीज़ के साथ, वो रिपेयर होंगे। स्ट्रेस, अगेन मैं कहूँगी स्ट्रेस मत लीजिएगा इन चीज़ों का, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बिगड़ती हैं, ठीक हो जाती हैं, ठीक है। तो इससे इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरी आएगी। कॉन्स्टिपेशन का मैंने बता दिया, यूरिक एसिड का बता दिया, नींद का बता दिया। कोलेस्ट्रॉल भी आपका, क्योंकि आपने वो एनिमल डाइट और वो जो तेल घर में हमारे खाने में यूज़ हो रहे होते हैं, ऑयल है या घी है, वो मत लीजिए। आप प्लेन सरसों का तेल इवन ले लीजिए, उसको पका के उसमें अदरक डाल के तो आप उसको पका लें, उसकी वजह हींग ख़त्म हो जाती है, तो वो वाला तेल आप अपने सब्जियों में जो खाने में बनाएं। सो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल ये तो बलंगा और पुदीना बहुत खाएं, इससे भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ठीक है, साथ में बस अभी रिप्लाई कंप्लीट हुआ है, शगुफ्ता हमारे साथ मौजूद है, हमारी दूसरी कॉलर, उनसे भी करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अनिवाल से हमारे साथ मौजूद हैं जी। शगुफ्ता, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर इशरत से? आपसे ये बात करनी है कि मुझे फेफड़ों का और आंतों का मसला है और मेरा वेट बहुत कम है। क्या मसला है, दोबारा बताइएगा, आपकी आवाज़ कम है। ओके, ठीक है। मुझे फेफड़ों और आंतों का मसला है और मेरा वेट 23 मेरी एज है और 42 मेरा वेट है। 23 आपकी एज है, 42 आपका वेट है। कुछ पूछना चाहेंगी डॉक्टर इशरत इनसे? अगेन मैं कहूँगी कि इन्होंने एज और वो बताई, फेफड़ों मीन्स लंग्स में, फेफड़ों में बहुत बीमारियां होती है, टीबी होती है, एस्थमा होता है, क्रॉनिक डिजीज़ होती है, निमोनियाज होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं, वो देखे बगैर नहीं पता चलेगा टेस्ट के। और दूसरा है कि वेट लॉस होने का वजह भी यही है कि अंदर ये फेफड़ों में जो आंतों में चल रहा है, हम सांस लेते हैं जो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन जाती है, हम खाते हैं तो न्यूट्रिशन जाती है, दोनों ऑर्गन अगर ठीक नहीं है तो हमारे सेल ठीक नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि अपने टेस्ट सारे करवाएं। और डाइट में पहले बता चुकी हूँ, बहुत लंबा वो है, वो लीजिए और बाज़ार की चीज़ें अवॉइड कीजिए। मैंने जो मोटा होने के लिए डाइट बताई वो भी बताई है। सांस के लिए जो भी प्रॉब्लम है, एक तो टेस्ट कराएं, एक्सरे कराएं, अपने ब्लड सीपी सारे टेस्ट करा के, और किसी खुली हवा में डेली सुबह शाम लंबे सांस लें। हम समझते हैं हम बात करें, हम सांस तो ले रहे हैं, लेकिन प्रॉपर सांस लेने में आधा मिनट 1 मिनट लगता है। तो पूरा अंदर सांस लें, पूरा निकालें, पूरा अंदर सांस लें, पूरा निकालें। लंग्स की एक्सरसाइज कीजिए फ्रेश एयर में, धूप में, सुबह की धूप में, और बाकी टेस्ट करवाएं ताकि पता चले इसमें क्या है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, जब ये मौसम चेंज हो रहा होता है, सर्दियाँ आ रही होती है, नज़ला ज़ुकाम खांसी, दिस इज़ समथिंग हर इंसान को रहता है। हम कहते हैं जिसकी इम्यूनिटी कम है उसको सबसे पहले वही चीज़ें कैच करता है। तो कोई टिप्स शेयर करना चाहेंगे कि इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए? आयशा, इम्यूनिटी के जो इतना पूरा लेक्चर्स मेरा था उस सारा इम्यूनिटी पे था। सेल की इम्यूनिटी को बढ़ाते कैसे, जो मैंने खाना पीना, लाइफस्टाइल बताया, स्ट्रेस कम ले, ये सब आपकी सेल की रिपेयर करते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं बहुत अच्छा खासा बंदा है या खातून है, उसको फिर भी ज़ुकाम हो जाता है। तो ज़ुकाम अगर हो रहा है, छींकें आ रही हैं, सो डरे मत, क्योंकि सिर्फ हम ही दुनिया में नहीं रहते,
कीड़े मकोड़े भी हैं, वायरस भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं, फंगस भी हैं, ज़मीन के अंदर मखलूक है, ज़मीन के बाहर है, समंदरों में। सो अल्लाह ताला की मखलूक बहुत है। तो वायरसेस भी अपने टाइम पे आते हैं। किस वायरस का जो है वो गर्मियों के अपने वायरस होते हैं, सर्दियों के अपने वायरस होते हैं। तो ये जब आ रहा होता है तो वो जो वायरस जो सर्दी ठंड में आते हैं वो बाहर निकलते हैं, हवा में, पोल्यूशन में आते हैं। तो जब वो आते हैं तो आपको वायरल इन्फेक्शन होती है, सबसे पहले फ्लू होता है, ठीक है। सो घबराएं ना, आपकी अगर बॉडी जो है उसमें इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी है तो 5-6 दिन में फ्लू हुआ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी जितनी मैंने पहले बात बताई है वो सब आपने नहीं फॉलो किया हुआ और वो आपके सेल डैमेज हैं, आप अनहेल्दी हैं, तो देर से टाइम लगेगा, दवाइयाँ बहुत लेंगी, महीनों महीने चलेगा। सो बेहतर तरीका ये कि अपनी डाइट बहुत अच्छी करें। सर्दियों की डाइट में जितने मैंने ये प्लांट्स के ऑयल बताए हैं ये आप खाने में डालें या 1 चम्मच वैसे पी लिया करें। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है। और मैंने कहा नाश्ता शुगरी फूड ख़त्म करें, ठीक है। कहवा है जिसमें आप अदरक, लहसुन थोड़ा, बल्कि लहसुन सुबह सुबह थोड़ा सा काट के खा लिया करें, ठीक है। आपका क्लियर हो जाता है कोलेस्ट्रॉल डिजीज़। सो अदरक, लेमन और ये जो दालचीनी, सौंफ, ये सब चीज़ें डाल के आप कहवा बनाइए, ग्रीन टी खुद बना के खुद भी लीजिए, बच्चों को भी दीजिए। डॉक्टर साहब आपने लेमन का भी जिक्र किया। जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं अक्सर हम कहते हैं नहीं मेरा गला खराब है मैं नहीं खा सकती हूँ, विटामिन सी और खट्टे फ्रूट्स प्लीज इस पे मैं तो बहुत मैं तो मतलब लीमू के बगैर खाना ही नहीं होता मेरा, ठीक है। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा, इवन पानी में मेरे लीमू हर चीज़ में होता है। सो लीमू बुरा नहीं है, लीमू की खटास बुरी नहीं है क्योंकि उसी से हमें विटामिन सी और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। एक्चुअली लीमू या आपका जो माल्टा है उसको फ्रिज में मत रखें, ठीक है। आप उसको बाहर, मौसम सर्दी का है, आप उसको ठंडा करते हैं, उस टेम्परेचर से आपको होता है। आप वो जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे पड़े हुए हैं और अगर आपने लीमू को गर्म पानी में डाला है कभी गला ख़राब नहीं होगा। ये ठंडक है जो उसको गला ख़राब करती है, उसका विटामिन सी जो है वो नहीं करता। और दूसरा माल्टे ये सब कुछ आप बिल्कुल जूस निकाल देते हैं। बेहतर है कि ये जो लीमू है वो निचोड़े भी और थोड़ा सा इसका छिलका भी काट दें, उसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट है। और माल्टे भी खाएँ और उसका जो वाइट होता है वो खाइए। हम जूस निकाल के जो असल चीज़ें फेंक देते हैं, सो उससे हमें डिजीज़, शुगर ज़्यादा हो जाती है, जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो नहीं मिलते हैं। तो इस तरह खाएंगे तो नहीं होगा। बिल्कुल, फल जो है ना वो खाने की चीज़ है। जूस में मैं देख रही थी कि एक अगर हम ग्लास जूस पीते हैं तो उसमें कम से कम वो 4 फ्रूट्स ऐड होते हैं। तो फ्रक्टोज सही है, आपकी सेहत के लिए अच्छी है, मगर अब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा चली गई, बिल्कुल फाइबर को बैलेंस करती है, न्यूट्रलाइज करती है, एंटीऑक्सीडेंट जो आपका वो इफेक्ट वो आपने फेंक वो भी लेना फिर साथ। बिल्कुल, तो उसका कोई जूस में होता नहीं है तो डायरेक्ट लीजिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मिसेस बशीर हैं शेखुपुरा से हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगे? मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मेरी एज 45 है जी और मेरा वेट जो है ना वो है 90 किलो है जी। ठीक है, तो मेरा वेट कम नहीं हो रहा। सही है। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? और मेरा ना जो कद है ना वो है 5 इंच और 7.5 है। ठीक है, 5'7"। जी जी ठीक है, 7.5। इसके अलावा कुछ पूछना चाहेंगी? यही आपका सवाल है? जी यही है कि वजन नहीं कम हो रहा, प्लीज प्लीज। ठीक है, अभी डॉक्टर साहिबा बता देती हैं। ऑफ कोर्स उनके पास आपकी कोई भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं या कौन कौन से टेस्ट आप करवा सकती हैं वो आपको बता देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। वज़न का तो बहुत आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो उसमें सबसे बड़ी चीज़ वही आती है कि हमारा लाइफस्टाइल और डाइट स्टाइल, ये 2 बड़ी वजह हैं। हम कितना वॉक करते हैं, मतलब काम वाम करें, यूजुअली घरों में नौकर रखे होते हैं तो आप नहीं हिलते। दूसरा जो हम डॉक्टर की तरह बैठे सारा दिन ओपीडी देख रहे हैं तब भी हम नहीं हिलते। सो अपनी लाइफ में मोबिलिटी पैदा कीजिए, जितना ज़्यादा मूव कर सकें करें, दिन रात बस चलती रहे, कम बैठें और ज़्यादा चलें। नंबर 2 आपकी डाइट है। डाइट में मैंने पहले जो लेक्चर दिया वही डाइट आपके लिए है। अच्छी वाली फ़ैट लें, बादाम, अखरोट, ये वाली चीज़ें लें, ऑलिव ऑयल लें, और बाकी मैदा और ये जो रिफ़ाइंड फूड है वो मत लीजिए। उसके अलावा टेस्ट अपने ज़रूर कराएं जिसमें आपका एक तो ब्लड का तो होना चाहिए, थायराइड का ज़रूर होना चाहिए, आपका लिपिड प्रोफाइल और आपका शुगर का टेस्ट ये ज़रूर हो ताकि हमें पता हो कि क्यों हो रहा है। इसमें सीरम कॉर्टिसोल और इंसुलिन लेवल भी किया जाता है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंट है तब भी वेट गेन हो रहा होता है, तो ये टेस्ट करवा लीजिए। डाइट मैंने बताया वो रखिए, वॉक बहुत ज़्यादा कीजिए, बैठना कम कीजिए, और इसके अलावा आप
अब ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें वेट लॉस के लिए इंजेक्शंस हैं, ड्रिप्स हैं एंड लेज़र्स हैं एंड इवन लाइपोसक्शन करके फ़ैट को रिमूव किया जाता है, वो हैं। लेकिन पहली वही चीज़ के इन्वेस्टिगेशंस, आपकी डाइट, लाइफस्टाइल, उसको आप हर हालत में ठीक करें, फिर ये वाली सपोर्टिंग जो थेरेपी है वो लेके आप दोबारा फिट हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरशद आपका। आपने इस वक्त किसी की मेडिकल रिपोर्ट आपके हाथ में नहीं थी, मगर जो पॉसिबिलिटीज थी वो आपने बताई। थैंक यू सो मच। आपको हम दोबारा तकलीफ बहुत शौक से देना चाहेंगे बिकॉज मुझे लग रहा है बहुत सारे टॉपिक्स आपके साथ हमें कवर करने चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। वेल जनाब, क्योंकि ऑफ कोर्स जब हम मेडिकल की बात, किसी मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो आपकी रिपोर्ट्स बहुत मैटर करती हैं। आप में किस चीज़ की कमी है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वज़न बढ़ रहा है या ज़्यादा हो रहा है। मगर कुछ जो एक्सट्रैक्ट मैंने निकाला है इस कॉन्वर्सेशन में से वो ये है कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वर्जिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो सिर्फ वॉक ही क्यों ना हो, और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री। जैसे कि डॉक्टर इशरत ने भी कहा कि जब आप सौदा सर्फ लेने जाते हैं ना दुकान की तरफ, तो वो वॉक नहीं है। वॉक ये है कि आप किसी भी तरह चले जाएं, कोई ऐसे पार्क की जानिब जो आपके घर के पास हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्क तो होगा, वहाँ पर बिल्कुल टेंशन फ्री होकर वॉक की का ध्यान रखें कि मैं वॉक कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, सेहत के लिए कर रहा हूँ। चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, खुश हो रहे हैं, ज़रा अच्छी लंबी सांसें ले रहे हैं, वो है बेहतरीन वॉक आपके।